इस हफ्ते हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स है और हम शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट जो कि है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में। अब सीपीआई इन्फ्लेशन इतना ज़रूरी क्यों है? इसके 2 रीजंस है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर इकोनॉमी वाइड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कंटिन्यूसली हाई रहे तो वो इलेक्शन के आउटकम को डिटरमाइन कर सकता है, यानी कि करंट गवर्नमेंट सरकार रहेगी या गिरेगी उसको डिटरमाइन कर सकता है। तो 2015 में क्या हुआ, बिकॉज सरकार को पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए और इतना ज़रूरी है, तो सरकार ने आरबीआई को 2015 में बताया कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इसके लिए आपको इन्फ्लेशन का टारगेट रखना है 4%। आपको प्लस और माइनस 2% का हम लीवे यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। सो 2% से 6% के बीच में रखना है, लेकिन 4% का टारगेट लेके चले। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला और 2016 से आरबीआई ने इसको अमल में रखना शुरू किया। ये बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिया में जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, 2016 से, और आरबीआई का अभी भी टारगेट यही है कि 4% इन्फ्लेशन रहना चाहिए। 6% तक जाए तो चलेगा, लेकिन 6% से अगर ऊपर जाएगा तो फिर उनको गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या इन्फ्लेशन ऊपर क्यों गया, राइट। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न सीपीआई इन्फ्लेशन इतना ज़रूरी क्यों है वो ये है कि अगर इकोनॉमी वाइड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हाई रहे तो नेचुरली कंज्यूमर्स को महंगा पड़ेगा और कंज्यूमर्स खर्चा करना कम कर देंगे, राइट। खर्चा करना कम कर देंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है अगर सीपीआई इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हाई रहा तो। अच्छा, अगर हम कंपनीज की साइड से देखें तो कंपनीज की साइड से अगर इन्फ्लेशन हाई रहा तो नेचुरली रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अब रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़े तो या तो कंपनी को प्राइसेस अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे या फिर कंपनीज को अपने मार्जिन्स स्क्वीज करने पड़ेंगे। अगर कंपनी के मार्जिन्स स्क्वीज हुए तो नेचुरली कंपनी के प्रॉफिट्स भी कम होंगे। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे, राइट। तो ये 2 रीजंस हो गए वाई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुआ ये कि जून महीने में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5.1% से बढ़ा कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, और ये 5.1% जो है वो लास्ट 4 मंथ्स में सबसे हाईएस्ट नंबर है। अब कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ा क्यों? इसका मेन रीजन है फूड इन्फ्लेशन। हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कैसे फूड इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हाई रह रहा है और आरबीआई भी ट्राई कर रही है कि फूड इन्फ्लेशन को कम किया जाए। तो फूड इन्फ्लेशन तो हाई है, लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि नॉन फूड इन्फ्लेशन की हम बात करें, यानी कि एजुकेशन है, हेल्थ है, वगैरह वगैरह, नॉन फूड इन्फ्लेशन लास्ट 17 महीनों में कंटिन्यूसली गिर रहा था। 17 महीनों में पहली बार ये हुआ है कि नॉन फूड इन्फ्लेशन 0.02% से बढ़ा है। अब 0.02% इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन 17 महीनों में गिर रहा था, फर्स्ट टाइम ये बढ़ा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे जाके देखनी पड़ेगी कि क्या नॉन फूड इन्फ्लेशन भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर नॉन फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा तो अगस्त में जब आरबीआई की मीटिंग होगी इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करने के लिए, तो उसमें आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स कम करने के रीजंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे, राइट। अब नॉन फूड इन्फ्लेशन जुलाई में देखना पड़ेगा, जुलाई में बढ़ता है या नहीं। अगर बढ़ा तो लास्ट आरबीआई की मीटिंग में ये हुआ था कि 2 मेंबर्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उन्होंने ये वोट किया था कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए। अब उन्होंने तो वोट किया था, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या उनका वोट चेंज होगा? और उनका वोट अगर चेंज होगा तो क्या वो इंटरेस्ट रेट्स को सेम लेवल पे रखने के लिए वोट करेंगे या फिर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे? अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए इनफ रीज़न तो है नहीं। इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन आरबीआई फिर भी इंटरेस्ट रेट शायद नहीं बढ़ाए अभी इतना अर्ली। इसका रीज़न ये है कि यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 3% आया है जून में, और ये 3% जो है वो पिछले 13 महीनों में सबसे लोएस्ट है। तो नेचुरली यूएस में अगर सीपीआई इन्फ्लेशन लो आएगा तो क्या होगा कि फेडरल रिजर्व जो है उसको इंटरेस्ट रेट्स को गिराने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के लिए ज़्यादा रीजंस मिल जाएंगे। अब होता यह है कि यूएस में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड होता है जिसको बोलते हैं फेड फंड्स फ्यूचर्स, ठीक है। अब फेड फंड फ्यूचर्स में क्या होता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो इन फ्यूचर्स पे बेट करते हैं। वो क्या बेट करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ा तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स फेड फंड फ्यूचर्स खरीद लेंगे और
उनका अगर अनुमान सही रहा तो दे विल प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और उनको प्रॉफिट होगा, फेड फंड फ्यूचर्स भी बढ़ेगा। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगा कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके गिर सकते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग फेड फंड फ्यूचर्स को सेल कर देंगे। उन्होंने सेल किए और फेड फंड और इंटरेस्ट रेट सही में गिरे तो फिर उनको प्रॉफिट होगा, राइट। तो फेड फंड फ्यूचर्स है वो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्पफुल है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। अब लास्ट हफ्ते तक फेड फंड फ्यूचर्स जो है वो प्राइस कर रहे थे 78% प्रोबेबिलिटी कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे यूएस में, ठीक है। वो लास्ट वीक तक था। अब यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन लो आया, 13 महीनों में सबसे लोवेस्ट 3% आया। तो इस हफ्ते की हम बात करें तो फेड फंड फ्यूचर्स जो है वो 96% प्रोबेबिलिटी से बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके कम हो सकते हैं, राइट, 96%। तो यूएस में तो इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना है आगे जाके। इंडिया में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली कंपेयर टू द प्रीवियस फ्यू मंथ्स अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस है आगे जाके, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आरबीआई अगस्त में अपना डिसीजन क्या लेगी ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में इन्फ्लेशन जून में 0.2% ईयर ऑन ईयर गिरा है। तो चाइना में इन्फ्लेशन गिरना ये दर्शाता है कि वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अभी भी रिवाइव नहीं हुई है और चाइनीज़ इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं चल रही है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को, जो है कार्गो ट्रैफिक के बारे में। अब इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स में कार्गो ट्रैफिक जो है वो जून महीने में लास्ट ईयर के जून महीने की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 7% बढ़ा है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। और विद इन कार्गो ट्रैफिक हम देखें तो कंटेनर ट्रैफिक ऑलमोस्ट 13% से बढ़ा है। अब दो तरह के कार्गोज होते हैं नॉर्मली, एक तो होता है बल्क कार्गो और दूसरा होता है कंटेनर कार्गो। बल्क कार्गो में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स जो है, कमोडिटीज़ जो है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या कोल है, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। और कंटेनर ट्रैफिक में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स ले लो आप, फ्रिज, एसी, टीवी, ये सब, या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, फोन्स और वो सब, ये सारा ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स में होता है। तो कंटेनर ट्रैफिक का जो ग्रोथ है वो 13% जून में बढ़ा है ऑलमोस्ट। तो ये शायद ये दर्शाता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ऑटो सेल्स जून में काफ़ी गिरे हैं और ऑटो सेल्स के साथ साथ ही डीजल कंजम्पशन भी शार्पली गिरा है। अब हमने ये भी बात किया था कि डीजल कंजम्पशन जो है वो 90% ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, यानी कि जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें डीजल काफ़ी यूज़ होता है। तो ऑटो सेल्स गिर रही है, डीजल कंजम्पशन भी गिर रहा है, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इसके साथ साथ ई वे बिल्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो ऑटो सेल्स गिरना, डीजल कंजम्पशन गिरना, ये दर्शाता है कि जो गुड्स का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो रहा है हाईवेज पे, राइट। हाईवेज पे स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन ई वे बिल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस क्यों? वेल, इसका रीज़न ये है ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे पे जो फ्रेट होता है वो फ्रेट का ग्रोथ ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है जून में कंपेयर टू द जून मंथ ऑफ लास्ट ईयर। ये एक्सप्लेन करता है कि ई वे बिल्स भी क्यों बढ़े हैं, राइट। सो हो सकता है कि काफ़ी गुड्स का जो मूवमेंट है वो हाईवेज यानी कि ट्रक्स से शिफ्ट होके रेलवेज पे जा रहा है। और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट की ओर, जो है रुपे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अब रुपे क्रेडिट कार्ड की करंट सिचुएशन हम ये देखें तो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो कंटिन्यूसली 24 मंथ से डिक्लाइन हो रहे हैं। जून 2022 से लेके जून 2024 तक हम देखें इन 2 सालों में, तो द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन रुपे कार्ड हैव डिक्लाइंड बाय ऑलमोस्ट 1/3 से डिक्लाइन हुए हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है वो मई महीने में ऑलमोस्ट 17% बढ़ी है। और ये 5th मंथ है जब रुपे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़ रही है। तो एक तरफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? वेल, मेरे हिसाब से एक रीज़न तो ये है कि मार्च महीने में आरबीआई ने बैंक्स को एक सर्कुलर इशू किया था। बेसिकली बैंक्स को ये बोला था कि जब भी बैंक्स नए क्रेडिट कार्ड्स को इशू करें
तो कस्टमर्स को ऑप्शंस देना ज़रूरी है कि वो कौन से कार्ड नेटवर्क को चूज़ कर सकते हैं। सो पहले क्या होता था कि इन बैंक्स या फिनटेक्स है उनको उनके अग्रीमेंट्स होते थे वीज़ा या मास्टर कार्ड या रुपए से, और उन अग्रीमेंट्स के बेसिस पे वो खुद ब खुद कस्टमर को वो कंपनी के कार्ड्स इशू कर रहे थे। तो कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं था। अब क्या हो गया है मार्च के बाद कि कस्टमर्स के पास ऑप्शन है। कस्टमर्स बैंक्स को बता सकते हैं कि मुझे वीज़ा का चाहिए कार्ड या मास्टर कार्ड का चाहिए या रुपए का चाहिए। तो ये ऑप्शन देने के बाद मुझे लगता है शायद कस्टमर्स वीज़ा या मास्टर कार्ड ज़्यादा चूज़ कर रहे हो रुपए की कंपैरिजन से। और नेचुरली वीज़ा और मास्टर कार्ड्स का क्या है कि वो ज़्यादा कार्ड में बेनिफिट्स देते हैं रुपए के कंपैरिजन से। तो काफ़ी कस्टमर्स ने हो सकता है शायद वीज़ा और मास्टर कार्ड को सिलेक्ट किया हो। दूसरा ये भी रीज़न है कि NPCI के अभी तक इतने टाइप्स इंटरनेशनली नहीं है। शायद भूटान, नेपाल, सिंगापुर और UAE और कुछ और कंट्रीज़ के साथ टाइप्स है जहाँ पे रुपए कार्ड्स चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन नहीं है इंटरनेशनली जहाँ पे रुपए कार्ड्स चल रही हो। इवन दो NPCI ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स करे, लेकिन अभी तक वो टाइप्स इतने हुए नहीं है, जिसकी वजह से शायद रुपए पे ट्रांजेक्शन्स भी कम हो रहे हो या कस्टमर्स रुपए कार्ड्स इतने सिलेक्ट ना कर रहे हो। लेकिन आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि रुपए के क्रेडिट कार्ड्स का ग्रोथ या ट्रांजेक्शन ग्रोथ बढ़ता है या नहीं। एक पॉजिटिव पॉइंट रुपए कार्ड्स के लिए ये है कि RBI ने जून 2022 में रुपए कार्ड्स को UPI से लिंक करने की परमिशन दे दी थी। इससे क्या होता है कि जो रुपए कार्ड के कस्टमर्स है वो UPI को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर डेटा की ओर, जो है eKYC के बारे में। अब NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो eKYC के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो लास्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में सबसे कम ग्रो किया है एट अराउंड 7% ईयर ऑन ईयर। अब 7% कम क्यों है? वेल, क्योंकि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखें यानी जून क्वार्टर्स के पहले क्वार्टर्स में देखें तो ऑलमोस्ट 25% से ग्रो किए थे eKYC ट्रांजैक्शन। अब eKYC ट्रांजैक्शंस का कम ग्रो होना वो क्या दर्शा सकता है? वेल, आप याद रखें कि जब बैंक्स, NBFCs या फिनटेक्स उनको अगर कोई नए कस्टमर्स को लोन देनी हो तो वो उन कस्टमर्स को क्या बोलेंगी? वो बोलेंगी कि आप पहले eKYC प्रोसेस कर लो ताकि हम आपके आइडेंटिटी जो है उसको वैलिडेट कर पाए, राइट? eKYC ट्रांजैक्शंस अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि बैंक्स या NBFCs या फिनटेक्स जो है वो नए कस्टमर्स को लोन कम दे रही है या नए कस्टमर्स उनके पास कम आ रहे हैं, राइट? तो शायद लोन ग्रोथ स्लो हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट है। इसके बेसिस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि लोन ग्रोथ कम ही होगा, क्योंकि हमें बैंक्स का लोन ग्रोथ भी देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। क्रेडिट ग्रोथ देखना पड़ेगा जब ऑफिशियल डेटा रिलीज होगा कि क्रेडिट ग्रोथ कितना रहा है बैंक्स का। लेकिन ये एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है शायद। तो इससे हमारा इस वीक का एपिसोड एंड होता है। आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।